The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. हमको समझना है कीन्स का पर्सपेक्टिव। कीन्स हमको क्या समझाना चाह रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में। आप जानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो कीन्स के बिना अधूरी है। जब तक आपने कीन्स को नहीं पढ़ा तब तक आपने इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो कीन्स क्या कहते हैं? नो चेंज इन द सप्लाई ऑफ आउटपुट no change in the supply of output when there is increase in money supply as in case of full एम्प्लॉयमेंट। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब क्या है आपने मैक्रो में पढ़ा होगा, और अगर आपने मैक्रो में नहीं पढ़ा है तो आप मैक्रो में पढ़ लेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में कीन्स ने क्या बोला। कीन्स ने क्या बोला उससे पहले समझने के लिए देखिए किसी भी इकोनॉमी में जब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ाता है, ठीक, मनी सप्लाई का सीधा इंपैक्ट हमारा किस पे आता है? रियल मनी बैलेंस पे, ठीक, रियल मनी बैलेंस पे आता है। और रियल मनी बैलेंस हमारा डायरेक्टली किस चीज को इंपैक्ट करता है? इंटरेस्ट रेट को, ठीक। यानी कि जब भी इकोनॉमी में आरबीआई के जो सेंट्रल बैंक है या किसी भी इकोनॉमी का जो भी सेंट्रल बैंक है, उन्होंने जब मनी सप्लाई को बढ़ाया तो उसका क्या इंपैक्ट आया? इंटरेस्ट रेट कम हो गया, ठीक। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है ना बेटा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया, अब आप एक बात बताइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है तो ये इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो गया है, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, हमारा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अप चला गया। जब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया तो उससे क्या हो गया? ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड जो है वो बढ़ गई। ज्यादा कस्टमर एक ही चीज की डिमांड करेंगे तो उससे क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। सिंपल सी बात। ये पूरा मैकेनिज्म है कि आरबीआई जब मनी सप्लाई बढ़ाता है तो वो किस चीज से इंपैक्ट होता है, वो कैसे इंपैक्ट डालता है एक्चुअल में इकोनॉमी में। लेकिन कीन्स ने क्या बोला? कीन्स ने बोला कि जब हम मनी सप्लाई को बढ़ा भी देंगे ना, जब हम मनी सप्लाई को बढ़ा भी देंगे तो भी हमारा आउटपुट की सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गया ना तो भी प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं करेगा, एग्रीगेट सप्लाई नहीं होगी। ये कीन्स कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ भी जाए, हम ज्यादा डिमांड भी करें तो सेल्स नहीं होंगे, प्रोड्यूसर सेल नहीं करेगा। ये किस चीज की कंडीशन उन्होंने बताई है? ये बताइए उन्होंने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। एक्चुअल में क्या होता है वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड होती है तो हम ये एज्यूम करते हैं एग्रीगेट डिमांड है तो सप्लाई करेंगे, और सप्लाई करेंगे तो इससे इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, ठीक। तो नो चेंज इन द सप्लाई ऑफ आउटपुट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई एज इन द केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट में एक इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होता है, और मैंने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में डिमांड इक्वल टू सप्लाई और दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन क्या इसमें ये पॉसिबल है? नहीं। तो कीन्स ने क्या बोला कि आउटपुट में कोई भी सप्लाई नहीं आएगा। जब भी आउटपुट ऑफ सप्लाई
यानी कि जो हमारा फाइनल आउटपुट है, जो फाइनल सप्लाई है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे सेंट्रल बैंक कितनी भी कोशिश कर ले रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम ज्यादा करने की, मनी सप्लाई को कम ज्यादा करने की। इसी से मिलता जुलता एक लिक्विडिटी ट्रैप का भी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैक्रो वाले टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस चीज का हम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखते हैं। कोविड-19 आया, कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी में जो डिमांड थी वो बिल्कुल नीचे चली गई। डिमांड, लोगों ने डिमांड करना बंद कर दिया क्योंकि उनको, कुछ लोगों की जॉब चली गई, जिनके पास पैसा है वो पैसे को सेव करके रख रहे थे, किसी ने भी अननेसेसरी खर्चा नहीं किया, ठीक। डिमांड कम हुई तो जो आउटपुट पड़ा हुआ है वो सेल नहीं हुआ। अब आउटपुट सेल नहीं होगा तो प्रोड्यूसर और बनाएगा नहीं, तो एग्रीगेट सप्लाई कम हुआ। अब एग्रीगेट सप्लाई कम हुआ तो उससे क्या हो गया, हमारे पास में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, राइट। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमको देखना है कि जो सरकार थी, सरकार ने क्या बोला। सरकार ने बोला, सरकार लेकर आई आत्मनिर्भर पैकेज। आत्मनिर्भर पैकेज से सरकार ने क्या करने की कोशिश की, सरकार ने इकोनॉमी में डिमांड को पुश करने की कोशिश की, ठीक। अब इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूं, दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जो हम रिसेशन के टाइम पे लगाते हैं, ठीक, जो कि मैंने आपको बताई। कम इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रिसेशन है, बहुत ज्यादा रिसेशन है, तो सरकार क्या करेगी, मनी सप्लाई बढ़ा देगी। मनी सप्लाई बढ़ेगा, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, और फिर जब इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो लोग सप्लाई करेंगे, तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ गई, एक्सपेंशन हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये इंटरेस्ट रेट है, ये इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो एग्रीगेट सप्लाई खुद कम हो जाएगी, ठीक। अब एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई तो हमारी इकोनॉमी जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब हम अपनी इकोनॉमी को श्रिंक करना चाहते हैं, जब हम अपनी इकोनॉमी को सिकोड़ना चाहते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी, और जब हम अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर देना चाहते हैं, दैट इज नोन एज द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप दैट मच इज क्लियर टू यू। अब बहुत से बच्चों का ये होता है कि मैम मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट क्यों। देखिए, मनी सप्लाई बढ़ा यानी कि इकोनॉमी में अब बहुत ज्यादा पैसा है, पैसा है तो पैसा बैंक के पास भी है। बैंक अब क्या करेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कम कर देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बैंक कम कर देगा तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी तक बिजनेस में एक्सपेंशन का नहीं सोच रहे थे, या फिर जो बिजनेस नहीं कर रहे थे, उनको फ्री में या फिर बहुत कम, उसमें फ्री में तो लोन नहीं मिलता है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाएगा। और जब बहुत कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिलेगा, उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, उस कंडीशन में इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अप हो जाएगा। तो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशन होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान में आप रख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दिस इज द थिंग विच यू हैव गॉन थ्रू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल। ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब आपने मैक्रो में भी पढ़े होंगे, मैं बस उनको क्विकली ऊपर से आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि हम आगे की चीज समझ पाए। अब हमको समझना है कि इन्फ्लेशन के रीजन क्या होते हैं। अगेन ये आपने पढ़ा होगा, इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या होते हैं। सबसे पहला
डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तीन तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी तब होती है जब डिमांड सप्लाई के इक्वल होता है। मैक्रो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी जब होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। बट जब भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में कोई भी इम्बैलेंस आएगा, whenever there will be any imbalance in the aggregate demand and aggregate supply, there will be either inflation or deflation। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड ने खींचा इन्फ्लेशन को। एग्रीगेट डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है किसी भी चीज की। अब जब डिमांड ज्यादा होगी और वो सप्लाई उसकी है नहीं, तो क्या हो गया? मार्केट में स्केर्सिटी हो गई। स्केर्सिटी अगर मार्केट में हो गई तो आप एक बात बताइए, आज मेरे इस प्रोडक्ट को, लेट्स से ये एक मार्कर है, लेट्स से मार्कर है, और अभी इस मार्कर को मैं खरीद रही हूँ जाके शॉप पे। लेकिन अगर मार्कर जो है शॉप पे वो 10 मार्कर अवेलेबल है, तो 10 लोग गए, उन्होंने 10 मार्कर दे दिया, तो ये मार्कर लेट्स से मुझे 10 रुपए का मिला। लेकिन अगर इस मार्कर को खरीदने वाले 100 लोग हो जाएं, तो और जो सेलर है उसके पास 10 ही मार्कर हैं। सप्लाई तो लिमिटेड है ना। सप्लाई तो आपने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि शॉर्ट रन में सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। ज्यादा सप्लाई अगर हमको बढ़ाना है तो हमको थोड़ा टाइम लगता है। अचानक ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट सप्लाई किसी भी कमोडिटी का नहीं बढ़ता है, बेसिक फिलोसफी। तो आप एक बात बताइए कि जब मैं गई किसी भी सेलर के पास, पहले उसके पास 10 थे ऑप्शन, तो वो 10 के 10 बेच रहा था, लेकिन अब उसके पास प्रोडक्ट 10 हैं, खरीदने वाले 100 हैं, तो क्या वो 10 रुपए में बेचेगा? वो कहेगा कि मेरे को तो 20 रुपए में खरीदना है। जिसके पास 20 रुपए हैं वो आके इस प्रोडक्ट को खरीद ले, जिसके पास नहीं है वो ना खरीदे। एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा है, डिमांड वो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी में इतना स्टॉक नहीं है, यानी कि जो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे ज्यादा डिमांड बढ़ती है। यानी कि डिमांड का जो इंक्रीजिंग का रेट है वो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्या होता है? इससे डिमांड और सप्लाई के बीच में एक गैप बन जाता है, ठीक, और यही गैप क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड सप्लाई गैप, जो कि क्यों बना? क्योंकि डिमांड हाई है और सप्लाई हमारी लो है। ठीक, इससे क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने आपको देके बताया है। कॉस्टफुल इन्फ्लेशन कब होगा? कॉस्ट पुश, यानी कि कॉस्ट पुश किया। ठीक, अब यहां पे आपको बेसिक समझने की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अगर हम किसी भी कमोडिटी को बना रहे हैं तो इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? लेट्स से लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, रॉ मटेरियल है। एक बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको इस चीज का देती हूँ। हम ये लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स में जितना भी पॉसिबल है क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात को समझिए बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि मैं अगर आपसे ये बात बोलूं कि इस लेक्चर के प्रोडक्शन में कितना खर्चा है, एक आपको स्टूडियो लेना पड़ेगा, उसमें आप पूरा अपना स्टूडियो सेटअप करोगे, फिर उसके बाद में आपको यू विल हैव टू हायर समवन जो कि
ऑनलाइन आपकी चीजों को मैनेज करे। आफ्टर दैट यू विल हैव टू वर्क योर सेल्फ, आपको अपना लेबर पुट करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई पुट एवरी डे लाइक 10 to 12 hours ऑफ फॉर क्रिएटिंग कंटेंट। खुद पढ़ना होता है, फिर पढ़ाना होता है, बच्चों से बात करनी होती है, बच्चों की क्वेरीज होती है, सब कुछ आई हैव टू लुक आफ्टर। तो आई हैव टू पुट दैट मच ऑफ एफर्ट। ठीक, उसके बाद में कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, मैंने बोर्ड खरीदा हुआ है, लाइटिंग खरीदा हुआ है, यहाँ पे एयर कंडीशनर चल रहा है। तो ये सब क्या है, सेटअप है। ये सब चीजें मिला के मैं क्या कर रही हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ये मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन सबको मिला के मैं अपने लेक्चर्स प्रोड्यूस करती हूँ, जो कि मेरी कमोडिटी है, जो कि मेरे क्या बोलते हैं, मैं एक सर्विस दे रही हूँ इकोनॉमी में। ठीक है, तो अगर ये हमारे बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अगर इनमें से किसी का भी प्राइस बढ़ जाए, लेट्स से मैं अभी स्टूडियो का रेंट 15,000 दे रही हूँ, और ये 15,000 का रेंट 20,000 हो जाए, लेट्स से जो बंदा सारी चीजें मैनेज कर रहा है उसे मैं 15,000 पे कर रही हूँ, मुझे उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ जाए, या फिर कैपिटल, ये जो मैंने बोर्ड खरीदा हुआ है, ये जो मैंने एसी खरीदे हुए हैं, जो मैंने बुक्स खरीदी हुई है, रॉ मटेरियल, उनका अगर हम प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा। अगर किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस में इंक्रीज होता है तो कोई भी अपने घर से नहीं पे करेगा ना। एनी प्रोड्यूसर इज नॉट गोइंग टू पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, दे विल ट्रांसफर दिस इंक्रीज इन प्राइस, दिस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू देयर कंज्यूमर। अल्टीमेटली वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कि इकोनॉमी में रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा, इकोनॉमी में वेज रेट बढ़े, इकोनॉमी में किसी भी चीज का प्राइस बढ़ा, या किसी भी एक ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा जो कि किसी और गुड में इंटरमीडिएट गुड का रोल प्ले कर रहा है, फाइनल गुड बनाने में इंटरमीडिएट गुड का रोल प्ले कर रहा है, उस केस में क्या होगा कि जो हमारा फाइनल गुड है, फाइनल गुड का भी ओवरऑल प्राइस बढ़ जाएगा। और जब फाइनल गुड का ओवरऑल प्राइस बेटा बढ़ जाएगा तो वो कॉस्ट बढ़ेगा। अब कॉस्ट बढ़ेगा किसी भी चीज का तो महंगाई डाइन, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। अब बिल्ट इन इन्फ्लेशन में एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, वेज स्पाइरल का कॉन्सेप्ट, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सब आपने मैक्रो में पढ़ा है, और अगर आपने मैक्रो में नहीं पढ़ा है तो ये सब आप बहुत डिटेल में मैक्रो में पढ़ेंगे। बच्चे कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा ओवरलैपिंग पार्ट है ना, इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड पार्ट है कि वो बहुत छोटा सा सिलेबस हो जाता है। वेज स्पाइरल में क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। दो तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है इकोनॉमी में, दो तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है। एक होती है रेशनल एक्सपेक्टेशन, एक होती है अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन। ये अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड है। अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन की क्या बेस्ड है कि कंज्यूमर ने कुछ एक्सपेक्ट किया और उसके हिसाब से वो खुद को अडाप्ट करना चाह रहा है, दैट इज अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन। नाम ही अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है। व्हाट इज अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, कि हमको लगा फ्यूचर में ना इकोनॉमी में ऐसा हो सकता है और उस चीज के लिए हम आज से फैसला लें, दैट इज अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन। मेरे को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो हमारा कोर्स का प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बच्चा भी खरीद ले। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोर्स फ्यूचर में बहुत महंगा होने वाला है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, तो आप आज से ही खरीद लेंगे, दैट इज अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, राइट। अब ये इकोनॉमी में कैसे वर्क करती है वो आपको देखना है। किसी भी इकोनॉमी में प्राइस बढ़ा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ गया। जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ा किसी भी इकोनॉमी में, तो लेबर को क्या लगा, भाई मैं अगर कहीं पे जाके जॉब कर रही हूँ, पहले मेरी सैलरी 15,000 थी, तो 15,000 में मेरा खर्चा चल जाता था, लेकिन अब तो टमाटर ही 250 रुपए किलो आ रहे हैं, मेरा 10,000 में खर्चा कैसे चलेगा, मेरा 15,000 में खर्चा कैसे चलेगा। तो जब प्राइस कमोडिटी में बढ़े तो लेबर को लगा कि मेरा खर्चा नहीं चल रहा है या वर्थ इट नहीं है, मेरे को और ज्यादा पैसे चाहिए। तो केवल एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे उसने क्या किया, ज्यादा वेजेस डिमांड करने शुरू कर दिए, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर को जो एक वर्कर है उसको लगा कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेंगे, इसीलिए वो अपने मालिक के पास गया और उसने मालिक से बोला कि मेरे वेजेस बढ़ा दीजिए। जैसे कि अभी टमाटर के प्राइस बढ़े तो कोई अपने मालिक के पास जाए और वो बोले कि मेरे वेजेस आप बढ़ा दीजिए।
अब क्या हुआ, क्योंकि प्राइस राइज हुआ और उस प्राइस राइज को कैटर करने के लिए उस बंदे ने बोला कि मेरा वेज आप बढ़ा दीजिए, ठीक, वेजेस आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसने अडॉप्ट करना है उसको इस एक्सपेक्टेशन पे। वेजेस लेट्स से उसके बढ़ गए। अब ये जो इंक्रीज वेस्ट है, आपको नहीं लगता है कि ये जो वेस्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा? डोंट यू थिंक ये एक पूरा स्पाइरल है, पूरी एक साइकिल है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ा, फिर प्राइस बढ़ा, फिर वेजेस बढ़ाओ, फिर ये करो, इस तरीके से क्या होगा, पूरा एक स्पाइरल बन जाएगा, एक पूरा ऐसा साइकिल बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वेज प्राइस साइकिल। और ये एक परपेचुअल साइकिल है, परपेचुअल जो चलती ही रहेगी, चलती रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर इन्फ्लेशन बढ़ा, फिर प्राइस बढ़ा, फिर आप हमारे वेज रेट बढ़ाइए, फिर वेज रेट बढ़ेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इसमें ना एक बहुत बहुत फनी स्टेटमेंट है, वो मैं लिख देती हूँ कि राइजिंग वेजेस क्रिएट्स प्राइस राइज एंड rise in prices creates wage rate। ये है, दिस इज बिल्ड इन इन्फ्लेशन। एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हमने डिसीजंस को लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले।